जय हिंद। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवाली देशपांडे ने जो मेरे बारे में जिक्र किया और बताया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। प्रहार के फेसबुक पे लाइव दर्शकों को मेरा बहुत अभिवादन और स्वागत है। जो ये सिलसिला चल रहा है कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में, अलग अलग वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही हैं, अलग अलग विषय पे उन्होंने व्याख्यान किया है। आज जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इसके अदम्य साहस में बात करते हुए मुझे बहुत गर्व है। यह विषय मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है। इसके दो कारण हैं। एक तो मनोज का साहस, उसका धैर्य, उसकी दृढ़ता और उसकी आक्रामकता। नंबर दो, इन तमाम जगहों पे जहां पे इसने यह शौर्य दिखाया है, मुझे सौभाग्य हुआ था कि मैं वहां पर खुद डिप्लॉयड था, पहले एज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ माय रेजिमेंट और अगली बार मैं ब्रिगेड कमांडर था, जबकि मैं पूरे इलाके में तोपखाना ब्रिगेड को कमांड कर रहा था। जब भी कारगिल लड़ाई की बात होगी, हमेशा उच्च कोटि का शौर्य और अदम्य साहस के बारे में बात होगी। और कारगिल लड़ाई तब हुई थी, परिप्रेक्ष्य वो था जब दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने महीनों पहले अपना परमाणु प्रशिक्षण किया हुआ था। पूरे विश्व पटल पर डर था कि कहीं ये लड़ाई ऐसी दिशा में न जाए जिससे कि शायद काबू ना हो पाए। कारगिल लड़ाई में जो कार्रवाई की गई हिंदुस्तानी फौज के तहत, वो शायद कहीं पर भी किसी भी जगह पर देखने नहीं मिली होगी। आप सब जानते हैं कि पहाड़ों में लड़ाई बहुत मुश्किल है। जो लड़ाई शुरू हुई थी हैरानियत से, क्योंकि पाकिस्तान ने सरप्राइज हासिल किया था, और जब जो लड़ाई शुरू की थी पाकिस्तान ने, वो हिंदुस्तान ने खत्म की विजय पर। इसीलिए सही मायने में ऑपरेशन विजय जो नाम दिया गया था, वो कंप्लीट विजय हासिल की थी हिंदुस्तान ने। और पूरे के पूरे दुश्मन जिन्होंने जरूरत की थी हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखने के लिए, उनको उखाड़ के फेंका था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें देखा गया राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य का प्रबल और नौकरशाही की सोच, ये तीनों जब इकट्ठा होते हैं तो किस दिशा में हिंदुस्तान अपनी कार्रवाई कर सकता है, जिसे कहते हैं सिनर्जाइज्ड वॉर ऑफ द टाइम्स। कारगिल लड़ाई कई मायनों में अहम है। थोड़ा पीछे का वक्फा में चलूं तो 30 सितंबर 1997 तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वेद मलिक, वीपी मलिक ने उसी दिन अपना कार्यभार संभाला था एज चीफ ऑफ आर्मी। जनरल शंकर राव चौधरी करके वापस लौट रहे थे, जब उनके एडीसी ने उनको बताया कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पद्मनाभन उनसे बात करना चाहते हैं और बहुत अर्जेंट बात है। जब उन्होंने कॉल लिया तो जनरल पद्मनाभन ने रिपोर्ट किया कि आज सुबह से पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा तादाद में फायरिंग की है कारगिल क्षेत्र में और आसपास के इलाके में। और जो फायरिंग हुई थी वो काफी तादाद और अचूक फायर था, जिससे कि जितने भी नागरिक थे उस इलाके के, वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे और सुरक्षित स्थानों के लिए मूव कर गए थे। चंद एक मिनटों में उनको बुलावा आया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, जहां पर कि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर साथ में जॉर्ज फर्नांडिस बैठे हुए थे। शायद ये पहली बार था कि जब कहते हैं इसकी सिंध मुंडवाते ही ओले पड़े, जनरल साहब ने कमान संभालते ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बुलावा आता है एक हफ्ते के बाद या 7-8 दिन के बाद, और औपचारिक तारीख पूरी की जाती है, पर यहाँ पे औपचारिक तारीख की जगह
उस दिन बात हो रही थी ऑपरेशंस की, और मुझे गर्व है कि उस समय जनरल मलिक को पूरी छूट दी गई थी कि आप जो सही समझे वो आप कार्रवाई कर सकते हैं एज रिटेलिएशन। हिंदुस्तान फौज को जब हुक्म मिलता है जो क्लियर होता है, तो देखने को मिलता है कि हिंदुस्तानी फौज क्या कर सकती है। जनरल मलिक ने जब जनरल पद्मनाभन को हुक्म दिया, आदेश दिया कि आप अपने तरीके से जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और कहा जाता है कि उस समय शायद पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने पड़ गए थे, क्योंकि अचूक, अभेद्य और काफी तादाद में दुश्मन के ऊपर फायर किया गया। ऑपरेशन बदर ये नाम दिया था जब कारगिल शुरू हुआ था। मैं इसके बारे में दोबारा जिक्र करूंगा कुछ देर के बाद कि इसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी 1987 में, बट अब मौका था जब ऑपरेशन बदर को लॉन्च किया पाकिस्तान ने। अब मैं बात कर रहा हूं समर ऑफ 1999। ऑपरेशन बदर के 4 मकसद थे। एक पहला मकसद था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि जोजिला के पूर्व दिशा में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LC, उसका अलाइनमेंट बदली करना। नंबर 2, जितने भी जिहादी तत्व थे जो ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान की शय पर, पाकिस्तान की सपोर्ट से, शायद मौलिक हो, मॉरल हो, इकोनॉमिक हो या हथियार देके हो, हर तरह से पाकिस्तान आज भी एक नाजायज कार्रवाई करता है। नंबर 3 था कि विश्व पटल पर जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा हमेशा गरमाए रहे और ध्यान आकर्षित करे इस मुद्दे के ऊपर, ताकि विश्व हिंदुस्तान पे प्रेशर डाले, दिखाना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कितना प्रताड़ित है। और चौथा था तुर्तुक, जो कि शोक नदी के साउथ में है, दक्षिण दिशा में है, उसको कैप्चर करना। ये सब क्यों हो रहा था? ये तमाम चीजें इसलिए हो रही थी कि सियाचिन एक उनके लिए उनकी जिस्म के अंदर काटा था। चाहते कुछ और थे, हुआ कुछ और था। सियाचिन, जिसका मकसद सियाचिन था, इसलिए कारगिल का युद्ध हुआ। आप सभी जानते हैं, कई लोग जानते हैं कि सियाचिन का मतलब क्या है। इस शब्द का मतलब होता है अ बेड ऑफ रोजेस। विडंबना यह है कि नाम रोजेस या गुलाबों की सेज है, लेकिन वहां पे घास का एक कतरा भी नहीं उगता है। सोचिए, जो एक ग्लेशियर तकरीबन 75 किलोमीटर लंबा है, 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 12,000 फीट से लेके 23,000 फीट तक है। मैं जानता हूं कि मेरे से पहले जो जितने स्पीकर्स ने व्याख्यान किया है, बहुत उम्दा तरीके से बयान किया है। उन्होंने टेरेन और टोपोग्राफी के बारे में काफी जानकारी आप लोगों को दी है। आज मैं उसके बारे में जिक्र बहुत कम करूंगा, जहां जरूरत होगी वहां पे मेंशन करूंगा। जिस इलाके में ब्रीदिंग करना या सांस लेना भी मुश्किल है, उस इलाके में अगर हमने डिप्लॉय करना है तो क्या मुश्किलें हो सकती हैं, आप खुद जानते हैं। सियाचिन से बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है, उसे पहचानता है, उसको समझता है कि वहां पे क्या हो रहा है। 1984 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता लगा था कि दुश्मन यानी पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत करने वाला है जिससे कि वो कोशिश करे कि सियाचिन को किसी तरह से इख्तियार करे। अभी सियाचिन डिस्प्यूट में क्यों है? 1949 के जब कराची एग्रीमेंट हुआ था, जब मैप्स एक्सचेंज हुए थे, अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग तरीके के इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं या सीमाएं हैं। JNK एक ऐसा टिपिकल स्टेट है जहां पर आपको जम्मू इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है, जो कि तमाम देशों विदेशों में रिकग्नाइज्ड बॉर्डर लाइन है। उसके बाद आपके सामने LC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पर कि आप जो देश, जो टुकड़ी, जो प्लाटून, जो बटालियन जिस इलाके को काबिज कर ले, वो उसका है।
इसके बाद LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ बॉर्डर में हम देखते हैं। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो हो रहा है फिलहाल, गलवान में जो हुआ, आप सब लोग भली भांति इसे जानते हैं। हो सकता है मैं आगे जाके थोड़ा उसके बारे में बयान करूं या जिक्र करूं। यहां पर NJ9842 एक मैप का रेफरेंस है। ये एक स्क्वायर है मैप के ऊपर, जिसका रेफरेंस देने के लिए NJ982 होता है। किसी भी मैप के अंदर मैप शीट होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स से आप पता लग सकता है कि आप किस जगह के बारे में जिक्र कर रहे हैं। वहां पर जब डेलिनेशन हुआ था बॉर्डर्स का या ILC का या बाकी चीजों का, वहां पे सिर्फ एक लाइन लिखा गया था कि दी बॉर्डर्स विल रन नॉर्थ फ्रॉम NJ9842, मतलब उत्तर दिशा में बॉर्डर चलेगी। पाकिस्तान इसी का फायदा लेते हुए चाहता कुछ हरकत करे, कुछ मिस्चिफ करे, उनकी आदत है। हिंदी में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि जब तक पाकिस्तान मुंह की नहीं खाता है तब तक वो शायद नहीं सुधरता है। इनकी फितरत में नहीं है सुधरना। इतनी बार कोशिश कर चुके हैं, वो 47 हो, 65 हो, 71 हो, अलग अलग समय कोशिश करते हैं, निकम्मे हैं, नाकारा होते हैं, लेकिन आज नहीं आते। तो जब हिंदुस्तान को पता लगा इंटेलिजेंस रिपोर्ट से कि पाकिस्तान कुछ करने वाला है, तो हिंदुस्तान ने अपने पेट्रोलिंग और अपना मूवमेंट शुरू किया और अप्रैल महीने के 1984 में ऑक्यूपेशन शुरू किया। मुझे अभी भी याद है, कैप्टन कुलकर्णी थे कुमाऊं बटालियन के, जो पहले ऑफिसर थे जिन्होंने वहां कदम रखा, और यही कैप्टन कुलकर्णी बाद में लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी रिटायर हुए। एक बहुत उम्दा और काबिल ऑफिसर है, जो अंत में जब रिटायर हुए थे तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री थे। कंप्लीट साल्तोरो रिज, जो कि मेन रिज है, वहां पे हिंदुस्तान ने ऑक्यूपाई कर ली। पहाड़ों के अंदर देखा गया है कि जो फौज डोमिनेटिंग हाइट्स के ऊपर कब्जा कर ले, उसको निकालना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि आप ना सिर्फ दुश्मन से लड़ रहे हैं, आप बल्कि नेचर से लड़ रहे हैं। कभी भी आप नेचर के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि नेचर इज सुप्रीम। आज की तारीख में भी हिंदुस्तान के फौजी सियाचिन में नेचर के साथ जूझ रहे हैं और काफी मात्रा में सफल हो रहे हैं। मोटिवेशन लेवल्स बहुत हाई है। उस समय बेनजीर भुट्टो ने एक बार कहा था, उनकी एक्स प्रधानमंत्री थी, जिन्हें भी मौत का सामना करना पड़ा, कि उन देश में जब सत्ता काबिज करते हैं तो इसी तरह से काबिज होते हैं, डेमोक्रेसी नाम के लिए है। मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की आर्मी का वजूद सिर्फ एंटी इंडिया रेटोरिक में है। जब तक हिंदुस्तान से दुश्मनी है या दिखाते रहेंगे कि दुश्मनी है, पाकिस्तान की फौज स्पेशली आर्मी अपना वर्चस्व बनाए रखेगा। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ अपने लोगों से लड़ने के काबिल है, इनमें कोई गुर्दा नहीं है कि किसी और देश के साथ लड़े, गुर्दा ही नहीं। मैं एक वाकया बताना चाहता हूं। 71 की लड़ाई में जब तकरीबन 90,000 पाकिस्तानियों ने अपने हथियार और शस्त्र डाल दिए थे, इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती राष्ट्र के लिए। हिंदुस्तान ने अपनी शालीनता खाते हुए तमाम 90,000 लोगों को इज्जत से रखा था। एक बार का वाकया है कि एक बहुत सीनियर ऑफिसर किसी पाकिस्तानी टोली के साथ बात करने गए थे कि उनके हाल हवाल कैसे हैं, तो उसमें से एक जवान ने हाथ खड़ा करके कहा था, खड़े होकर बोला था कि साहब, जज्बा, जोश, जुनून हम में भी है, काश हमारे पास हिंदुस्तान की तरह ऑफिसर्स होते। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन था कायदे आजम पोस्ट सियाचिन के अंदर। इसे भी हिंदुस्तान की फौज ने पराक्रम के साथ काबिज किया था, जिसमें नायब सूबेदार बाना सिंह, इसीलिए आज उस पोस्ट का नाम है बाना पोस्ट या बाना टॉप।
हिंदुस्तान आर्मी हमेशा आगे बढ़ती है। मैंने ये प्रस्तावना दी थी कि सियाचिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान वहां फेल हो चुका है। और उस समय की बात है जब मैंने कहा था अल बदर लॉन्च हुआ था इन समर ऑफ 1999। इसकी नींव उस समय 1987 में उस समय के तत्कालीन पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने रखी थी। एम क्या कि किस तरह से वो लोग सियाचिन को आइसोलेट कर सकते हैं। कारगिल 1999 में दुश्मन ने ये जरूरत की थी, प्लानिंग की थी, और कौन थे जो प्लानर थे? परवेज मुशर्रफ। क्योंकि कहा जाता है कि जब वो जीओसी थे, इसी इलाके में डिप्लॉयड थे और चाहते थे कि मैं किस तरह से इस चीज का बदला लूं। आज भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर जब शाम को रोल कॉल होता है, 1971 या 71 की लड़ाई को नहीं भूल पाए हैं और भूलना भी नहीं चाहिए। हमेशा जब रोल कॉल खत्म होता है तो कहते हैं इंशाअल्लाह बदला लेंगे। शायद राह देखते रहेंगे, पुश्त बीत जाएंगी, नहीं हो पाएगा। देखिए किस हाई लेवल का ट्रेचरी है। वाजपेयी जी लाहौर के लिए कूच करते हैं 20 फरवरी को, और महाशय मुशर्रफ कुछ और कार्रवाई करते हैं। कहा गया था जब वाजपेयी ने टेलीफोन करके मियां नवाज शरीफ से बात की थी और कहा था कि ये क्या हो रहा है, तो मियां जी ने कहा था कि मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। और कहा जाता है कि पाकिस्तान के चीफ और उसके 3-4 चमचे इन्होंने मिलकर ये साजिश रची थी। ये शायद सोचने में समझने में पता लगेगा कि एक देश का प्रधानमंत्री, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, इसको पता ही नहीं कि उसकी फौज क्या कर रही है। जब दुश्मन ने इलाका ऑक्यूपाई किया समर ऑफ 99, क्योंकि ये कहा जाता है ये विंटर वेकेटेड पोस्ट है, दुश्मन ने चालाकी से जरूरत करते हुए तमाम एरिया में इंग्रेस किया, मुश्को वैली, द्रास, कारगिल और बटालिक। क्योंकि ये इलाके स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जिससे कि श्रीनगर ले नेशनल हाईवे 1 अल्फा को कंप्लीटली इंटरडिक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने तकरीबन 2 से लेके 8 किलोमीटर तक अंदर इंक्लूड किया था। आपको बताना चाहता हूं, कई लोग सवाल पूछे कि दुश्मन ने इन्फिल्ट्रेशन करते हुए कैसे ऑक्यूपाई कर। कहावत है माउंटेन्स ईट ट्रुप्स। इतने अधिक तादाद में गैप्स होते हैं, चोटियां होती हैं, डिप्लॉयमेंट एरियाज हैं, डोमिनेटिंग एरियाज है, फायर पे हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है। ये बहुत मुश्किल है कि हर एक इंच के ऊपर फौजी को डिप्लॉय किया जाए। उन जमाने में सिर्फ एक बटालियन थी जो बाद में अभी एक ग्रेड लेवल पे डिप्लॉयड है। मैं आगे इससे अधिक ना तो नाम लूंगा किसी फॉर्मेशन का और ना ही डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करूंगा। कारगिल लड़ाई ऑफ विजय की ये लड़ाई जानी जाएगी क्योंकि इसमें जो साहस दिखाया था, ये लड़ाई वो लड़ाई थी, कई माताओं की गोद उजड़ गई, कई यंग लड़कियों के माथे का मिट गया, कई बच्चों के सिर का ताज या उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो चला गया, क्योंकि हमारे जाबाज लड़ाई करने गए थे और तिरंगे पर लिपट के ताबूत में वापस आए हैं। हिंदुस्तान आर्मी का जज्बा है और हुक्म है कि हर एक बॉडी और बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए शायद ये इस छोटी सी लड़ाई के अंदर हमारे 25 ऑफिसर और तकरीबन 436 जवान शहीद हुए थे, और उससे अधिक तकरीबन 56 ऑफिसर और 629 जवान ये सीरियसली वुंडेड थे। हमेशा हिंदुस्तान आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कहा जाता है
it has got the glorious tradition of leading from the front. हिंदुस्तान आर्म फोर्सेस का ऑफिसर हमेशा आगे बढ़कर लीड करता है, हमेशा लीडिंग में पाया जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने बलिदान होते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज अगर देखा जाए तो ऑफिसर्स का होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लीड करें, और जब ऑफिसर लीड करता है तो जवान हमेशा ही, क्योंकि एक जवान, एक यूनिट बहुत उम्दा ट्रेनिंग पाता है। ऐसी हालातों में जहां की बटालियन कमांडर्स, उनके सपोर्टिंग आर्म्स, लॉजिस्टिक यूनिट्स ने बहुत उम्दा काम कर गई। आपको याद है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया था कि एलसी क्रॉस नहीं करेंगे। कई लोगों ने कहा था कि ये तो वही बात हुई कि हाथ पीछे बांध दो और लड़ाई करो। हिंदुस्तानी फौज सब हुक्म है, पूरा किया जाएगा। हुक्म था खाली करना है, खाली किया। तिरंगा लहराना है, तिरंगा है। ये जज्बा और जुनून लेके चलते हैं। तमाम चीजें जो देखी गई हैं, ये है कि किस प्रकार से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और कैसे हम लोग करेंगे। इस लड़ाई के अंदर मैंने जितने शहीदों के नाम नंबर गिनाए थे, इसके अंदर 4 परमवीर चक्र हासिल हुए हैं। ग्रेनेडियर गजेंद्र सिंह, मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और संजय कुमार। ग्रेनेडियर्स 111 गुरखास, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। ये तीनों यूनिट अपने आप पे बहुत गर्व करते हैं। हर एक परमवीर चक्र की कहानी अदम्य साहस, दृढ़ता और शौर्य की है। जिस बंदे की मैं बात करने वाला हूं, मनोज कुमार पांडे, ये एक ऐसा शख्स था जिसे कहते हैं हिंदी में कि भूत के पांव पालने में नजर आते हैं। बचपन लेकर आखिर तक इस शख्स ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि दुनिया याद करेगी। अगर मैं बताऊं, उस रात जुलाई 2 और 3 की रात को मनोज कुमार पांडे अपनी 5 नंबर की प्लेटून, उसके गुरखा जवान 111 जीआर के अपनी अपनी ट्रेंचों में बैठे हुए थे। आदेश बहुत क्लियर था। खालूबार के ऊपर, जो तकरीबन 5,000 मीटर्स की ऊंचाई पर है, आप सोच सकते हैं इन हालातों में, इन हाइट्स में जहां पर सांस लेना दुर्भर है, वहां पे आपको तकरीबन 37 से लेकर 40 किलो वजन लेते हुए आगे बढ़ना है, जिसमें आपका हथियार है, एम्युनिशन है, ग्रेनेड्स है। मनोज कुमार जब अपने ट्रेंच में बैठा हुआ था और उसने रियलाइज किया कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, तकरीबन 7 दिन से उसने अपनी दाढ़ी नहीं बनाई थी। एक फौजी सुबह उठ के दाढ़ी जरूर बनाता है, डिसिप्लिन है। शायद वो मुंह ना धोए पर दाढ़ी जरूर बनाएगा। 7 दिन की दाढ़ी, आप समझ सकते हैं यंग लड़के कितनी बढ़ती है, कितनी खुजली हो रही थी उसको। उसके हेलमेट के अंदर पसीना आ रहा था, उसके खुद के बदन से उसको खुद की बदबू आ रही थी पसीने की, क्योंकि पिछले 7 दिन नहाया नहीं था। आंखें लाल हो रखी थी क्योंकि तकरीबन पिछले 4 दिन से 1 मिनट सोने का मौका नहीं मिला था। हथियार जो उसकी बीवी थी उस समय उसके साथ थी। एक हथियार को सही सलामत रखना, उसके चाकू वाले पुर्जे करेक्ट एक्शन में होना, यह बहुत जरूरी है। उसको महसूस हो रहा था उसकी बेल्ट के साथ उसकी खुकरी, जो गुरखा ऑफिसर्स और जवान की एक ऐसा हथियार है जो हमेशा वो रखते हैं। कहा जाता है कि जब गुरखा जवान की खुकरी के मयान बाहर निकलती है तो बिना खून लगे बाहर नहीं निकल, अंदर नहीं जा सकती। शायद आज वो दिन था जो उसे खुकरी का इस्तेमाल करने में
जरूरत पड़े। उसने जब ट्रेनिंग के दौरान सीखा था कि जब खुखरी इस्तेमाल करते हैं तो दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने स्विफ्ट एक्शन में जब मूवमेंट करते हैं तो जितने भी चीजें रास्ते में आती है वो कटती हुई निकलती है। शायद उसको उस दिन वो याद आया जो 2 साल पहले उसके साथ हो चुका था। नया नया पलटन में गया था, 111 GR में कमीशन हुआ था। ट्रेनिंग करने के बाद गुरखा पलटनों में एक ट्रेडिशन होता है, कस्टम होता है, दिवाली दशहरे के दिन बहुत बड़ा त्यौहार होता है उनके लिए, वहां पे बलि दी जाती है। पुराने जमाने में भैंसे या याक या अलग चीजों का बलि होता था, बट अभी कुछ हालात कुछ दिनों के पहले अब शायद वो भी कम हो गया है या निकल गया है क्योंकि एनिमल पीटा और अदर रेगुलेशन की वजह से। बट जब जो कुर्बानी का बकरा था और प्रिविलेज दिया गया था लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को कि आपने बकरे को एक स्लाइस के अंदर खत्म करना है। जो बच्चा शुद्ध शाकाहारी, नॉन ड्रिंकर, टी टोटलर, पर जब हुक्म होता है और जब कार्रवाई करनी होती है, हुक्म इज हुक्म, द ऑर्डर इज एन ऑर्डर, इट हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। मनोज कुमार पांडे ने एक स्विश के साथ अपनी बकरी से उस बकरे की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। बाद में कहते हैं बहुत दुख, और शायद अपने कमरे में जाके वॉशरूम में उसने कम से कम 8 या 10 बार अपना हाथ धोया था और मन में जो दुख था कि मैंने आज ये क्या कर दिया, एक बेजुबान जानवर को बलि चढ़ाया है, जो कि जरूरत था उस समय की, उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये सब जब सोच रहा था वो बंकर में बैठे हुए कि आज मेरे को इस खुखरी की बहुत जरूरत है। जब उन्होंने मार्च करना शुरू किया, जब बंकर में बैठ रहे थे, बोफोर्स की काफी तादाद में फायरिंग हो रहा था और उसको सामने दुश्मन के इलाके में अलग अलग समय पर अलग अलग बर्स्ट दिखाई पड़ रहे थे। तकरीबन इस युद्ध के दौरान आर्टिलरी ने हर रात हर दिन तकरीबन 20,000 राउंड फायर किए हैं। आप समझ सकते हैं कि बैरल कितने गर्म होते थे, और कहा जाता है कि बैरल की गर्माहट इतनी होती थी कि जो गन डिटैचमेंट होता था वो अपना स्वेटर और बाकी कोट परखा और जो वुलन्स पहने हुए थे वो निकाल के आराम से अपना ड्यूटी करते, क्योंकि इलाके में गन के आसपास काफी तादाद में अच्छी गर्मी पैदा हुई थी। जब वो मूवमेंट कर रहा था तो गैनासोक नाम की वहां पे एक नाला है। ये इलाका है जहां पे कहते हैं याल्डोर सेक्टर, बटालिक सेक्टर के अंदर ये इलाका है जहां पर कि 3 हिस्से हैं। एक बटालिक प्रॉपर खुद का हिस्सा है जहां पे संगरुति सिस्टर्स बोल के इलाके हैं। उसके बाद याल्डोर सेक्टर है जो कि सबसे डिफिकल्ट है, सबसे टफ है, उसका अप्रोच बहुत कम है। यहीं पर है जहां पर आपको याद होगा कि कुछ गडरियों ने 9 मई 1999 को आके खबर की थी कि यहां पर दुश्मन आ चुका है। वो गांव का नाम है दा। आपको अगर आपने सुना होगा ये वही 2 गांव है जहां पर कि प्योर आर्यन रेस है। इनके देखभाल, इनके नाक, इनका नक्शा अलग है। ये अपने आप को प्योर समझते हैं और अपनी बिरादरी में ही शादी ब्याह, रोटी बेटी का काम अपनी ही बिरादरी में करते हैं। एक दा है, एक दारचिक है। याल्डोर सेक्टर के अंदर खालूबार इलाके के अंदर इनका डिप्लॉय करना था। सौक नाला जो काफी तेज बहता है, और मुझे भी सौभाग्य मिल चुका है कि मैं उस नाले के अंदर पैर डाल के थोड़ा देर घुमा हूं और डुबकी भी लिया है। उस समय याद रखिए पानी भी दुर्भर था। आप कहेंगे कि एक तरफ आप नाले की बात करते हैं जो बह रहा है इतनी तेजी से, और पानी के बारे में बात करते हैं। जानकारी थी कि दुश्मन ने कई जगह, कई नालों और कई स्ट्रीम्स के अंदर पॉइजन या ऐसी चीजें डाल रखी थी जिससे कि पीने से हादसा हो सकता है। ऐसे में जवान जहां पर भी आइसिकल्स मिले
या बर्फ मिले उनको अपनी वाटर बॉटल में भर लेते थे, या जहां से कहीं बूंदे टपक रही हैं पहाड़ियों के साइड से उसको पीते हैं, बिकॉज जब थकावट होती है पानी एक बहुत बड़ा सहारा है। जो पुरिया है वो रखने के बाद तकरीबन 24 घंटे के बाद कड़क हो जाती है और शायद पूरी की जगह वो मठरी की तौर पे खा सकते हैं। इन्होंने जब कूच इनको टास्क मिला था कि 4 बंकर इन्होंने डिस्ट्रॉय करने हैं जो कि बहुत इफेक्टिव फायर कर रहे थे। याद रखिए, जब पहाड़ों में चलते हैं तो इतनी कम डिप्लॉयमेंट एरिया होती है कि शायद सिंगल फाइल में मूव करना पड़ता है, और अगर दुश्मन सिर्फ पत्थर भी फेंके ऊपर से या बोल्डर्स फेंके तो आप तमाम के तमाम जितनी भी प्लेटून है, सेक्शन है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कई जगह पे तो ऐसी जमीन है, ऐसे इलाके हैं कि जो अगला बंदा ऊपर चढ़ रहा है आपके ऊपर, उसके पैरों से जब पत्थर फिसलते हैं वो नीचे आते हैं, वही कैजुअलिटी कर देते हैं। इससे बुरा नहीं हो सकता कि आप अपने फायर से या अपने खुद के गलती से अपने शहीद हो। अपने देश के लिए बलिदान देना बहुत उच्च कोटि का है। ये टुकड़ी पूरे हौसले के साथ आगे मूव कर रही है। तकरीबन 9 घंटे अभी तक चुके हैं। मनोज कुमार के बारे में मैं बीच बीच में आपको वापस उसके घर ले जाता हूं, दोबारा उसको याल्डोर में लेके आता हूं। मकसद मेरा यह है कि मैं बताना चाहता हूं कि मनोज कुमार पांडे मिट्टी का बना हुआ है। मनोज कुमार पांडे सीतापुर के पास एक गांव है रोड़ा, जहां का पैदाइश है। एक घर जिसमें उसके पिताजी हैं गोपी चंद पांडे, माताजी है मोहिनी। गोपी चंद पांडे का एक छोटा सा अपना कपड़ों का व्यापार है, या जिसे कहते हैं हौजरी की दुकान है। माताजी उनकी एक गृहिणी है। 3 भाई 1 बहन, जिसमें मनोज कुमार पांडे सबसे बड़े हैं। मनोज कुमार पांडे या मनोज को बचपन से ही पता था कि घर की माली हालत किस प्रकार से है, कमाई कितनी है, कितना खर्चा है, कितने उसके भाई बहन हैं जिनको भी पढ़ाने लिखाने में खर्च आता है। बचपन से ही मनोज को इसके बारे में पता था। कहते हैं साल में 2 जोड़ी कपड़ा मिलता था, उसी को वो तरतीब से धोते हुए, पहनते हुए, सही तरीके से तय लगाते हुए अपने साथ रखता था। ये कपड़े के बारे में दोबारा मैं थोड़ा और जिक्र करूंगा। उसके टीचर्स कहते थे कि ये बच्चा इतना नीट एंड क्लीन है। उसकी तमाम बुक्स नोटबुक के ऊपर ब्राउन पेपर के कवर लगे होते थे। उस लिखाई में थोड़ा स्लांट है जब लिखता था। एक टीचर ने कहा था उसके पेरेंट्स से कि एक ऐसा बच्चा है जिसकी नोटबुक में कहीं पर भी स्याही का दाग नहीं है, नीट क्लीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ उसका हर चीज था। मैं बात कर रहा था कपड़े के बारे में। जब मूवमेंट भी कर रहा था टुवर्ड्स द टारगेट, वो जानता था कि उसका जो उस दिन वो कई जगह से जर्जर और फट चुका है। उसका कच्छा और बनियान उसके अंदर उसको रगड़ रहा है, क्योंकि पिछले 7 दिन से उसे मौका भी नहीं मिला ना धोने का ना चेंज करने का। कई जगह से कॉम्बैट ड्रेस फट चुका है, क्योंकि कई जगह क्रॉलिंग करना पड़ता है, कई जगह पत्थरों से के बीच कूच करके आगे बढ़ना पड़ता है। कहते हैं कि जब तकरीबन 3 साल का था मनोज, तो पहली बार लखनऊ आया था और मेले में उनकी माताजी ने उसे एक बांसुरी फ्लूट लेके दी थी। वो बांसुरी उसके साथ उसके अगले 21 साल साथ थी। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, सैनिक स्कूल लखनऊ में था, नेशनल डिफेंस एकेडमी में था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में था, एज ऑफिसर था, और आज की तारीख में उस बक्से में जिसमें उसके कपड़े हैं और उसकी वो बांसुरी है। कहते हैं कि बहुत मधुर धुन में बजाता था और काफी मधुर बात थी वो। शायद उसकी माँ आज वो बक्सा नहीं देखती है, क्योंकि जब भी वो उस बांसुरी को देखती है या फ्लूट को देखती है उसकी आंखें नम होती है। कूच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
अदम्य साहस है, जोश है, हौसला है। एक बार का और वाकया मैं बताना चाहता हूं श्रोताओं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उसके बारे में कितना बताऊं, साथ ही साथ ये बताऊं कि किस तरीके का वो ऑफिसर था जिसने 111 जीआर में कमीशन पाते हुए कर्नल ललित राय की कमांड में किस प्रकार की कार्रवाई की है। एक बार सैनिक स्कूल से अपने माता पिता के साथ वापस आ रहा था। शायद रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला था। झांसी स्टेशन में शास्त्री ने स्टेशन से जाके चने भटूरे या छोले भटूरे एक रैपर में लेके आए थे और बैठ के खिड़की के पास खाने की कोशिश करना। जब उसे सडनली देखा, एक गरीब औरत बच्चे को साथ में लेके उसके सामने उसकी खिड़की में आई जहां लोहे के गज लगे हुए थे। कहा कि गरीब औरत बहुत लाचार है और शायद कई दिनों से खाया नहीं। जैसे ही ट्रेन मूव हो रही थी, मनोज ने अपना पैकेट जो उसके हाथ में था उस गरीब औरत को दे दिया। मनोज की माता मोहिनी जी बहुत नाराज हुई कि बेटा तुमने कल से कुछ नहीं खाया है जब से हम लोग निकले हैं। तो उस समय मनोज ने कहा था कि माँ मैं तो सहन कर लूंगा, शायद वो गरीब औरत और उसका बच्चा सहन नहीं कर पाएगा। अभी चलते चलते तकरीबन 14 घंटे पूरे हो गए। फौज के अंदर जब भी लड़ाई होती है, कोशिश ये होती है कि रात के अंधेरे में कार्रवाई की जाए ताकि दुश्मन को ना तो पता लगे कि दुश्मन आया है और ना ही वो कार्रवाई कर सके कि किस प्रकार से वो अपने आप को बचा सके। इस इलाके में जमीन हालात इतने खड़तर हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी तेज चलने की कोशिश करो, आप नहीं जा सकते। पौ फटने वाली थी। मनोज को पता लग गया था कि अब शायद देर अगर हो गई तो डे लाइट हो जाएगा और डे लाइट में लड़ाई करना कितना मुश्किल है हम सब जानते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर हुक्म था कि आप एलसी क्रॉस नहीं करेंगे, तो आप ऐसी दिशा भी नहीं ले सकते हैं जहां से कि आपको दुश्मन को सरप्राइज कर सकते हैं। फ्रंटल अटैक इज द लास्ट ऑप्शन जब हमारी पैदल सेना या इन्फेंट्री या कोई अटैक करता है। हम कोशिश करते हैं कि हमला दाएं से या बाएं से हो, जिसमें कि या किसी जगह से पूरी तादाद में फायर सपोर्ट हो और दुश्मन को सिर नीचे रखते हुए सरप्राइज करते हुए दुश्मन कब्जा किया जाए। ऐसी हालात में जरूरी था कि किस प्रकार से हम अटैक करें। दुश्मन भाप गया था कि कोई दुश्मन की टुकड़ी वहां तक पहुंच गई है। काफी तादाद में बहुत तेज तरीके से फायर शुरू हो गया था। अभी मनोज को डिसीजन लेना था कि क्या मैं वापस जाऊं या वहां पे छुप के रहूं, रात का अंधेरा का विचार करूं, पर वो कर नहीं सकता था क्योंकि इस पर्टिकुलर 4 बंकर लेने के बाद ही अगली जो कार्रवाई करनी थी, अगली टुकड़ी ने, अगले प्लान ने वो सफल होना था। अगर इस प्लान में देरी होती या नाकामयाब होता तो अगला पूरा प्लान खराब हो जाता। मनोज ने डिसीजन लिया कि वो आगे बढ़ेगा। उसने खड़े होकर ललकारा, अपने गुरखाओं को कि आगे बढ़ो, हम ये कार्रवाई करेंगे। और इतने में जो एक्यूरेट और हेवी फायर आ रहा था, एक बर्स्ट में उसने देखा कि उसके साथ वाला एक जवान था वो धराशायी हुआ। अभी उसके पास कोई चॉइस नहीं था और तमाम गुरखे खड़े होके आगे बढ़ पड़े। मनोज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उसको पता था कि उसकी पूरी टुकड़ी उसको फॉलो करेगी, क्योंकि उन जवानों को पता था कि ये ऑफिसर किस गुर्दे का है। 1 महीने पहले, इसी बात से 1 महीने पहले, मैं ये क्यों कह रहा हूं, एक छोटी सी नाली के अंदर एक हिंदुस्तानी पेट्रोल जिसमें कि एक ऑफिसर और 4 जवान गए थे, 5 के 5 मार गए थे बिकॉज दुश्मन ने उस नाली के दोनों तरफ एम्बुश लगा रखा था और उनको चुन चुन के ड्रॉप किया था। कई कोशिशें हुई उनकी डेड बॉडीज को रिट्रीव करने के लिए, बिकॉज हिंदुस्तानी फौज अपनी बॉडीज कभी छोड़ती हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी नहीं है जो अपने सोल्जर्स को भी क्लेम नहीं करते हैं। हमारे जवानों ने पूरी इज्जत के साथ पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को दफनाया है। आप सभी ने अलग अलग फोटोज देखे होंगे। उस समय मनोज कुमार ने 1 महीना पहले वॉलंटियर किया था कि जाके वो बॉडीज को लेके आएगा।
और इफेक्टिव हैवी फायर के अंदर मनोज और 3 जवानों ने यह कार्रवाई पूरी की थी। आप समझ सकते हैं कि यह किस स्थिति का लड़का था। जब आगे बढ़ा, पहले बंकर के पास उसने पूरी जोश के साथ अपनी खुखरी तब तक निकाल चुका था और जंप मार गया उस ट्रेंच के अंदर जिसमें दुश्मन के 2 जवान थे। जो सिकल पाई थी उसने राइट से लेफ्ट से राइट, दोनों दुश्मन के जवान उसने खत्म कर दिया। इस साहस को देखते हुए बाकियों में भी जोश उमड़ पड़ा। जोश तो ऑलरेडी था ही, सेकंड बंकर तक पहुंचते पहुंचते उद्घोष हो चुका था, जय महाकाली आयो गोरखाली। जब ये सेकंड बंकर की तरफ बढ़ रहे थे, एक बर्स्ट ने मनोज की दाएं कंधे पर गोली लगी। मनोज को कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद वो एक बार ऐसे पीछे हटा होगा इंपैक्ट से, बिकॉज इंपैक्ट आता है, रिमेनिंग वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी काफी होती है, इसमें इफेक्ट होता है। बट मनोज कुमार पांडे और हिंदुस्तानी फौज को एक गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ रहे थे, एक और बस्ट आया, उसकी लाइन में लगी। अनफॉर्चुनेटली उसने देखा बंकर नंबर 4 से काफी तादाद में मॉर्टर फायर हो रहा है। मनोज ने अपना ग्रेनेड निकाल के उसकी पूरी तरह से लॉक किया। जब धमाका हुआ तो उसे नजर आया कि उसके अंदर बैठे हुए 3 जवान चिथड़े हुए। इस दौरान एक हैवी फायर आया और मनोज के माथे पर, फोरहेड के अंदर बर्स्ट आया और इसके बाद मनोज कुमार पांडे चौथे बंकर के सामने गति को प्राप्त हुआ। इस दिन उस लड़के की उम्र 24 साल और 7 दिन थी। 25 जून 1975 को लड़का जन्म हुआ था। अदम्य साहस जो कहते हैं, ये इसी को कहते हैं। उस छोटी टुकड़ी ने 111 GR की 5 प्लाटून ने उस तमाम जो छोटा सेक्शन था दुश्मन का, उसको नस्तो नाबूद कर दिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। इसी के 6 साल पहले विडंबना देखिए, जब मनोज कुमार पांडे अपना सर्विस सैनिक स्कूल में पढ़ा, उसको पता था कि किस तरह से बर्ताव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। शाइनिंग पॉलिश किए हुए शूज, नए मोजे, जिनकी वो जानता कि और ये भी था कि उसके पिताजी ने कितना पैसा खर्च किया है उसके इस गेट लिए। कहते हैं दौरान का उसने बड़े सरकारी पूछा, फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मनोज कुमार पहले ही सोच रहा था कि जब मैं जवाब दूंगा कि जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी थी, शायद मुझे उस कर और मैं खड़ा के कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं। उस दिन मनोज कुमार पांडे ने कहा था कि मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं, और शायद उस समय बाकी लोगों ने एक दूसरे को देख के शायद मुस्कुराए होंगे कि ये कितना घिसा पिटा उत्तर है। काश मनोज कुमार उस दिन कहता कि मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं और पहनना चाहता हूं, क्योंकि मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र घोषित किया। हिंदुस्तान फौज के जाबाज ऑफिसर और जेसीओ जवान ये एक था। ये लड़का इतना था, कहते हैं एक बार मैंने कहा था आपसे, मीट का था ना करता था। कमांडिंग ऑफिसर ने मेस में बोला, आई वांट टू सम वाइन। मनोज कुमार शायद कभी ना देखी थी ना सुनी थी, तो बेचारा बड़े इनोसेंटली उसने कमांडिंग ऑफिसर से पूछा, सर यू वुड लाइक इट विद सोडा और वाटर? जानता नहीं था कि वाइन को स्ट्रेट लिया जाता है। मनोज कुमार पांडे सभी के बीच नहीं है, बट उसने जो अदम्य साहस दिखाया है, जो धैर्य दिखाया है, जो के साथ कार्रवाई की है, उसको मानते हुए इस हिंदुस्तान ने उसको परम विशिष्ट चक्र से
परमवीर चक्र से नवाजा और 15 अगस्त 1999 को उसको माना गया। 26 जनवरी 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा उसके पिताजी को गोपीचंद जी पांडे जी को बहाल किया गया। तमाम आंखें उससे नम थी, क्योंकि जो कार्रवाई हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के ने दिखाई थी, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पाकिस्तान एक बार शायद फिर सोच रहा होगा कि ये कितना बड़ा ब्लंड किया है। दोबारा ये जरूरत शायद ना रहे, बट कईयों की पूछें सीधी नहीं होती है, कितनी भी साल नली में डाल। मनोज कुमार पांडे के ऑनर में कई जगह उसके नाम आज भी अंकित हैं। जैसे स्कूल का नाम मनोज कुमार पांडे स्कूल किया गया है, एक ऑडिटोरियम रहा है। सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल यूपी रखा गया है। सिलेक्शन बोर्ड बना है, उसके कई जगह पे उसके नाम से बने हुए हैं। कई रोड्स, कई चबूतरे, कई चौक के नाम में कई है जो हिंदुस्तान का वॉर मेमोरियल है हालात में, और वीर चक्र के स्थल के ऊपर उसका बस्ट लगा हुआ है जो शान से सिर उठा के छाती खोल के कह रहा है, मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मनोज हमेशा कहता, उसके 2 ध्येय वाक्य मैं कहना चाहता हूं। एक जगह उसने कहा था, इफ डेथ कम्स एंड आई हैव नॉट प्रूव्ड माय ब्लड, आई स्वेयर आई विल किल डेथ। एक जगह उसने ये भी लिखा पाया गया बाद में, क्योंकि डायरी मेंटेन करता था, कि उसने कहा था कि सम गोल्स आर सो वर्दी दैट इट इज इवन ग्लोरियस टू फेल। जब तक भारत माता ऐसे सुपूत हैं हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी जाबाजी है, ऐसा साहस है, ऐसा और ये धैर्य है, मैं जानता हूं कि भारत माता सुरक्षित है और हाथों में। जय हिंद, जय भारत।